नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैं इसरो के मंच पर आपका स्वागत करता हूं। वेलकम। तो आज मैं अपने टैक्सेशन की जो है सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं और ये 5वां लेक्चर है टैक्सेशन को लेकर के। मैंने इसको शुरू किया है तो मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा। तो टैक्सेशन से संबंधित हर एक पार्ट को मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और आज तक फिर मैंने अभी आपको बताया था कि टैक्सेशन में मैंने आपको बहुत सी बातें बता दी हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप उन चारों लेक्चर को देख करके तब आगे बढ़िए। अगर आपने चारों को देखा है तब आप इसको ऐड कीजिए, वरना अचानक आप देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन लगेगा। ये इकोनॉमिक्स के वो सारे पॉइंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जो अब तक मैं समझिए टैक्सेशन, चूंकि एक लंबा चैप्टर है, मैं हर टैक्स के बारे में विचार कर रहा हूँ। और अभी हम जीएसटी पर नहीं आए हैं। अभी मैंने इनकम टैक्स पढ़ाया और आपको डंपिंग पढ़ाया, एंटी डंपिंग क्या बहुत सारी बातें बताई। तो उनको देखते हुए आज हम अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको कंटिन्यू देखिए, चारों पार्ट देखने के बाद तब 5वां पार्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसको आप नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि मैंने कहा था कि आप जो भी एग्जाम देंगे, भविष्य में जो भी एग्जाम आने वाले हैं, आप इन सबको अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत होना शुरू हो जाएंगे। और इकोनॉमिक्स का रोल कितना बड़ा होने वाला है ये आप अभी देखिएगा। पूरा दुनिया का हर एक घटना कहीं ना कहीं आर्थिक ही है, चाहे वो कोई युद्ध हो, चाहे वो कोई नीतियां हो, सब आर्थिक से जुड़ी और ये व्यवहारिक ज्ञान है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें जो बताए जा रहे हैं। और मेरा ये लेक्चर एसएससी से लेकर के पीसीएस और यूपीएससी लेवल तक का है। आप इसको ध्यान से पढ़ें और नोट करें। और वो भी नहीं कि देखिए इकोनॉमिक्स है, इसमें तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जब आप पढ़ने बैठे हैं तो आप इसको अधूरा क्यों छोड़े। और मैं लगातार टैक्सेशन, मैं पूरा टैक्सेशन खत्म करूंगा, फिर उसके बाद आऊंगा बजट पे। इकोनॉमिक्स के हर एक मुद्दे को हम चर्चा करेंगे जो टफ है। राजकोषीय घाटा क्या है, WTO कैसे बना, उसकी कहानी क्या है, ग्रीन बॉक्स क्या है, ब्लू बॉक्स क्या है, सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको कंटिन्यूटी बना। और आप लोग इस लेक्चर को शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर को भी आप सपोर्ट करेंगे जैसे अब तक आपने सब लेक्चरों को सपोर्ट किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं। आज हम इस टैक्सेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बारे में। मैंने कहा था बहुत से बच्चों के दिमाग में चलता सर एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, पहले तो जान लो। अब तो ये आपको पहचानने में दिक्कत नहीं हो रही होगी कि कौन सा कर प्रत्यक्ष है, कौन सा कर अप्रत्यक्ष है। इसमें तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि विच टैक्स इज इनडायरेक्ट, विच टैक्स इज डायरेक्ट। तो ये बता रहे केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये क्या है। ये टैक्स लगाती है कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, लेकिन कुछ जगहों पर एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट। मैं बताऊंगा कहाँ, इसमें लिखा हुआ है। तो अब हम बात कर रहे हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बारे में। अब तक आपने क्या समझा, अब तक आपने समझा डंपिंग, एंटी डंपिंग, और आपने क्या समझा इनकम टैक्स क्या है, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है कि नहीं लगता है, सारी बात। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्या, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पर चल रहे हैं। तो पहले समझेंगे एक्साइज ड्यूटी होती क्या है। एक्साइज ड्यूटी क्या है, ये उत्पाद शुल्क क्या है। देखिए लिखा हुआ है, देखिए लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल है, तो मैं दोनों को मिला के बोलूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, थोड़ा टर्मिनोलॉजी इंग्लिश के भी इस्तेमाल करेंगे। और कहीं कहीं इंग्लिश लिखा होगा तो घबराएंगे नहीं, उसको भी आप समझेंगे और मैं हिंदी में ही समझाऊंगा, दोनों मिला के समझाऊंगा। देखिए क्या है कि यह जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, जिसे हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। मतलब पहली चीज, इसको कौन लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है ना, यानी केंद्र सरकार लगाती है इस टैक्स को। किसको, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क। इसे कौन लगाता है, केंद्र सरकार लगाती है। जो देश के भीतर उत्पादित, ये उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो देश के अंदर, यानी कि दिस टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन दोज कमोडिटी विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी। दिस टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन दोज कमोडिटी विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी। ये टैक्स उन वस्तुओं पे लगाया जाता है जो देश के अंदर उत्पादित होती है। क्योंकि ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये स्टाइलिश है, अगर मैं इसका अपने देश के अंदर प्रोडक्शन करता हूं तो सेल्स टैक्स की बात बाद में, पहले इस पे लग जाएगा एक्साइज ड्यूटी, तुरंत एक्साइज ड्यूटी। क्यों, क्योंकि मैं देश के अंदर रह के उत्पादन कर रहा हूं, तो उस उत्पादन पर मुझे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा।
अब आप इसको बिक्री कर मत समझिएगा, बिक्री कर तो एक्साइज ड्यूटी के बाद लगेगा, जब ये मार्केट में बिकने के लिए जाएगी तब इस पे लगेगा बिक्री कर। बिक्री कर के पहले एक्साइज ड्यूटी लगता है कि आपने जब देश में उत्पादन किया है तो देश को कुछ दीजिए। तो ये जो एक्साइज ड्यूटी होती है ये उन वस्तुओं पर लगती है जिनका उत्पादन देश के अंदर किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, देश के अंदर होता है, उन वस्तुओं पे लगता है क्या, उत्पाद शुल्क, इंग्लिश में क्या, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्या, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज ए ड्यूटी विच इज इम्पोज्ड ऑन दोज कमोडिटी विच इज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी या विद इन द कंट्री। जो हमारे कंट्री के अंदर जो वस्तुएं बन रही हैं उस पर गवर्नमेंट लगाती है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, शराब, तंबाकू, टोबैको और गांजा। अब गांजा की इंग्लिश तो मुझे नहीं पता, खोज लीजिएगा। शराब, तंबाकू, गांजा पर राज्य सरकार लगाती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि शराब हुआ, तंबाकू हुआ, गांजा हुआ, इन पर एक्साइज ड्यूटी कौन लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट। यानी शराब, तंबाकू, गांजा, इन पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का काम किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। हाँ, लेकिन तंबाकू से जो चीजें बनती हैं जैसे सिगरेट, थोड़ा ध्यान रखेंगे भैया, ये सब ध्यान रखिएगा। जैसे तंबाकू से बना सिगरेट, उस सिगरेट पर टैक्स कौन लगाएगा, केंद्र सरकार। कंफ्यूज मत होइएगा। क्या, शराब, तंबाकू, गांजा पर कौन लगाता है टैक्स, कौन लगाता है एक्साइज ड्यूटी, राज्य सरकार। लेकिन अगर तंबाकू से बना है सिगरेट, तंबाकू से बने हुए प्रोडक्ट पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है वो कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक्साइज ड्यूटी लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन शराब, तंबाकू, गांजा, इन पर जो एक्साइज ड्यूटी लगता है यानी उत्पाद शुल्क लगता है वो कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर तंबाकू से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है जैसे सिगरेट है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाएगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओवरऑल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है, लेकिन कुछ चीजों पर स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, जैसे किस पर, शराब, तंबाकू, गांजा। लेकिन हाँ, तंबाकू से बने हुए किसी प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है। तो आपने देखा, ये मैंने आपको एक्साइज ड्यूटी बताया है, नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन वर्तमान में जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसे जीएसटी में मिला दिया गया है। अब देखिए, एक्साइज ड्यूटी जो है इसको मर्ज कर दिया गया है किसमें, जीएसटी में। ध्यान रखेंगे, एक्साइज ड्यूटी को जीएसटी में मिला दिया गया है, इसको भूलेगा नहीं। अब सारे टैक्स जीएसटी में लगभग आ चुके हैं। अब देखिए, मैं आपको सारे टैक्सों को बता करके तब मैं आपको समझाऊंगा जीएसटी और वैट। यानी मैं आपको सारे टैक्स जब पढ़ा दूंगा तब लास्ट में आऊंगा जीएसटी और वैट। मैं हर टैक्स को पढ़ाते चला जा रहा हूं और कंटिन्यूटी के साथ, क्योंकि मैं जो भी चैप्टर उठाता हूं उसमें पूरा पढ़ाता हूं। तो यहां पर आज के बाद इस लेक्चर को देखने में आपके मन में टैक्स की समस्या नहीं रहेगी कि एक्साइज ड्यूटी क्या है। अब आप समझ रहे हैं, तो अपने नॉलेज को अपडेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब जो है जो एक्साइज ड्यूटी है वो जीएसटी मिला दिया गया है। हाँ, लेकिन अभी भी कुछ वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी लगता है। किस पे लगता है, देखो, शराब, पेट्रोल, डीजल, तंबाकू और अल्कोहल। लेकिन मतलब एक्साइज ड्यूटी को यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क को मिला दिया गया है किसमें, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को जीएसटी में मिला दिया गया है। लेकिन कुछ वस्तुओं पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लग रहा है। किस पर लग रहा है, नोट कर लेंगे, शराब, पेट्रोल, डीजल, टोबैको यानी तंबाकू और अल्कोहल तो है ही, शराब पहले दिया, अल्कोहल दो बार आ गया, अल्कोहल मतलब शराब ही है। तो लिकर हुआ है, यानी कि शराब हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, टोबैको हुआ, अल्कोहल हुआ, इन सब पर एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगती है। तो ध्यान रखेंगे, एक्साइज ड्यूटी क्या है, ये वो शुल्क है या ये वो ड्यूटी है जो तब लगता है जब आप देश के अंदर उत्पादन करते हो। अब लगभग मैक्सिमम एक्साइज ड्यूटी सब जीएसटी में मिल गई हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ चीजों पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगता है। किस पर, शराब पर, पेट्रोल पर, डीजल पर, तंबाकू पर। बताया था आपको, पता है शराब पर, गांजा पर, पेट्रोल, ये अल्कोहल पर कौन लगाता है एक्साइज ड्यूटी, स्टेट गवर्नमेंट। अभी आपको बताया था कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट।
शराब, तंबाकू, गांजा पर। हाँ, लेकिन तंबाकू से बने हुए प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये सारी बहुत बारीक चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में आता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक कन्फर्म हो गया है, आराम से पढ़ेंगे और बारीक चीज़ों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं। अब आएगा सीमा शुल्क। अभी तक आपने समझा एक्साइज ड्यूटी, अब आ गया कस्टम, सीमा शुल्क। तो आप सोचिए कितनी लंबी यात्रा करते चले आए हैं। डंपिंग, एंटी डंपिंग, इनकम टैक्स, फिर आप किस पे आ गए, एक्साइज ड्यूटी, वो समझ गए। अब आप आ रहे हैं कस्टम। आप समझ गए प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है, बहुत सी बातें आप समझ चुके हैं, कितनी चीज़ों को आप जान चुके हैं। अब हम धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं किस पर, कस्टम ड्यूटी। अब देखिए कस्टम ड्यूटी कब लगता है। पहले इंग्लिश में है, हिंदी वाले घबराएंगे नहीं, लिखा हुआ इंग्लिश में, मैं इसको हिंदी में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। कस्टम ड्यूटी रिफर्स, उसको नीचे कर दें, रिफर्स to the tax imposed on goods when they are transported across international border। ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। बस अभी समझा रहा हूं हिंदी में, चिंता नहीं करेंगे। कस्टम ड्यूटी कब लगती है, जब कोई गुड्स एक देश के बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे देश में एंट्री करती है, तो उस पर जो ड्यूटी लगता है उसे कस्टम ड्यूटी, यानी हिंदी में इसे कहते हैं क्या, मैं लिख रहा हूं क्या, सीमा शुल्क। हिंदी में क्या कहते हैं, सीमा शुल्क। तो आज के बाद नहीं भूलेंगे कस्टम ड्यूटी क्या होती है। क्या, refers to a tax imposed on goods when they are transported across international border. In a simple terms, it is a tax that is levied on imports and exports. सबसे सरल भाषा में समझ सकते हैं, ये वो टैक्स है जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे लगता है। अभी हम समझाएंगे लगता कहां पे है। अभी आप समझेंगे ये आयात और निर्यात पे लगने वाला टैक्स है। कौन सा टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। किस पे, आयात और निर्यात पे। जब एक देश के बॉर्डर से दूसरे देश के बॉर्डर में कोई वस्तु आती है, एंट्री करती है, भाई अगर अमेरिका से हम कोई वस्तु मंगा रहे हैं तो वो इंपोर्ट होगा, और अपने देश से भेज रहे हैं अमेरिका में तो एक्सपोर्ट होगा। तो नॉर्मली ये इंपोर्ट या एक्सपोर्ट गुड्स पे लगता है। एक्साइज ड्यूटी कब लगता है, जब आप देश के अंदर ही कोई वस्तु बना रहे हैं तो उस पर लग जाएगा। देश के बाहर से कोई वस्तु मंगा रहे हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लग सकता है। कस्टम ड्यूटी तो या तो एक्सपोर्ट पे लगेगा या इंपोर्ट पे लगेगा। यानी कि सिंपली जब कोई वस्तु दूसरे देश में बिकने आती है तब उस पर गवर्नमेंट लगा देती है क्या, कस्टम ड्यूटी। जब वो इंडिया के बॉर्डर में एंट्री करेगी या इंडिया के बॉर्डर से किसी और कंट्री में जाएगी, तो कस्टम ड्यूटी इंटरनेशनल गुड्स पे लगता है, आमतौर पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। लेकिन अब इसकी सच्चाई जान लो क्या है। कस्टम ड्यूटी व्यवहारिक रूप से इंपोर्ट पर ही लगाया जाता है, इंपोर्ट पर। क्यों, देखिए इंपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट मतलब जब हम किसी दूसरे देश की वस्तु को अपने देश में खरीदते हैं, या जब कोई दूसरे देश की वस्तु भारत में बिकने के लिए आती है तो वो इंपोर्ट हो गया। जैसे अमेरिका हमारे यहाँ इंपोर्ट करता है ना, या हम खाड़ी देशों से तेल का इंपोर्ट करते हैं, आयात, समझे ना, आयात। और जब हम खुद बेचेंगे किसी कहीं जाके तो निर्यात हो जाएगा। तो आप समझेंगे कि ये कब लगता है, ये जब कोई वस्तु हमारे देश में आती है, बाहरी वस्तु दूसरे देश की, यानी फॉरेनर गुड्स, विदेशी वस्तु जब देश के अंदर एंट्री करती है तो उस पर गवर्नमेंट लगाती है कस्टम ड्यूटी। हाँ, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पे लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे ही लगाया जाता है। इंपोर्ट पे कहोगे क्यों सर, कस्टम ड्यूटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टैरिफ। क्या है, टैरिफ, ध्यान रखिएगा। टैरिफ कस्टम ड्यूटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। टैरिफ, कहोगे टैरिफ क्या होता है, समझ जाइए। मैं किसकी बात कर रहा हूं, टैरिफ की बात कर रहा हूं। यानी कस्टम ड्यूटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, टैरिफ। ठीक है, अब टैरिफ होता क्या है आप समझ जाओ। टैरिफ क्या होता है, मैं इसी को आपको समझाने जा रहा हूं। क्या समझेंगे हम लोग, टैरिफ समझेंगे, टैरिफ को समझेंगे, ध्यान रखिए। टैरिफ
तो आप अगर लिखना चाहें तो कस्टम ड्यूटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? टैरिफ है। क्या है? टैरिफ। टैरिफ टैरिफ जो है कस्टम ड्यूटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। टैरिफ कहोगे होता क्या है, समझ जाइए। वैसे टैरिफ की हिंदी क्या होती है? प्राशुल्क होती है। क्या होती है? प्राशुल्क। टैरिफ की हिंदी क्या होती है? प्राशुल्क होती है। कई बार पूछा गया है कई एग्जामों में, टैरिफ क्या होता है। देखिए, इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ कस्टम ड्यूटी। ये कब लगता है समझिए। जैसे मान लीजिए ये इंडिया है और ये कोई अन्य कंट्री है। ये इंडिया है मान लेते हैं, और मान लो कुछ समय के लिए चाइना है, एग्जाम्पल के तौर पे। हालांकि चाइना यहाँ है तो मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस समझाने के लिए है। अगर चाइना से कोई गुड्स इंडिया में एंट्री करेगी तो उस पर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लगाएगी। कौन सी गवर्नमेंट लगाएगी? इंडिया की गवर्नमेंट उस पर लगाएगी कस्टम ड्यूटी। किस पर? इंपोर्ट पर। मान लो चाइना हमारे देश में कोई वस्तु बेचने आ रहा है, यानी इंपोर्ट करने आ रहा है, तो उस पर गवर्नमेंट लगाएगी कस्टम ड्यूटी। और कस्टम ड्यूटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टैरिफ। क्योंकि टैरिफ होता क्या है? जैसे ये गुड्स चाइना की है, बिकने आई यहाँ पर, तो इंडिया गवर्नमेंट ने इस पर लगा दी टैरिफ। जैसे मान लो इस गुड्स का एक्चुअल प्राइस था 10 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये था। कितना था? 100 रुपये था। और इंडिया गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इस पर हम 5% लगा देंगे टैरिफ। क्या लगा देंगे? टैरिफ। अब देखो, यानी चाइनीज गुड्स है, भारत में इंपोर्ट होने आई है, तो वो 100 रुपए की थी। कितनी थी? एक्चुअल प्राइस थी 100 रुपए की। इंडिया गवर्नमेंट ने कहा नहीं भैया आप हमारे देश के अंदर आए तो हमें 5% टैरिफ दो। तो अब जब टैरिफ मतलब प्राशुल्क हो गया कि आप देश में एंट्री किए हो, दो प्राशुल्क, तो अब इस वस्तु का प्राइस 105 रुपए हो सकता है इंडिया में। यानी प्राइस मार्केट में क्या हो गई? इसकी जो मार्केट प्राइस है चाइनीज गुड्स की, इंडिया में बढ़ जाएगी। तो समझिए, टैरिफ एक तरीका होता है कि इंपोर्ट्स को मार्केट पे हावी ना होने दिया जाए। टैरिफ लगाया जाता था कि ताकि अपने देश के अंदर जो उद्योग है उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, वरना अगर बाहरी वस्तुएं आके बिकना शुरू हो जाएंगी तो हमारे उद्योग कहां जाएंगे। तो टैरिफ क्या होता था? ये अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट टैरिफ लगा देती है कि भैया आप ताकि आपकी वस्तुओं की, ताकि इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस महंगी हो जाए और हमारे जो गुड्स हैं उनकी डिमांड कम ना हो। भाई आप इमेजिन करो ना कि अगर बाहरी वस्तुएं, अगर चाइना की, अमेरिका की गुड्स हमारे यहाँ सस्ती होने लगेंगी तो हमारे उद्योग कहाँ जाएंगे। तो आमतौर पर टैरिफ का इस्तेमाल होता था अपने देश की इंडस्ट्री को करने के लिए प्रोटेक्ट। और टैरिफ जो है कस्टम ड्यूटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये टैरिफ इसलिए लगाया जाता है ताकि बाहरी इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाए और हमारे उद्योग को किया जाए प्रोटेक्ट। ठीक है, तो टैरिफ एक प्रकार का प्राशुल्क है जो तब लगता है, इट इज ए काइंड ऑफ कस्टम ड्यूटी। ये तब लगता है जब कोई बाहरी देश हमारे देश में अपनी वस्तु को ला करके बेचने का प्रयास करता है। ठीक है, और अगर बहुत कम दाम पे बेचेगा तो हो सकता है एंटी डंपिंग लग जाए। अब इसी टैरिफ पे अगर एंटी डंपिंग लग गया तो प्राइस और हाई हो जाएगी। समझा है ना? तो अब दिमाग आप काम करने लगा होगा कि अगर मान लीजिए बहुत कम दाम पे बेच रहा है तो टैरिफ भी हो सकता है, एंटी डंपिंग भी हो सकता है, दाम और हाई हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना पिछले लेक्चर। अब देखिए, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा WTO तो टैरिफ को लेके बड़ा विवाद है। टैरिफ को WTO सही नहीं मानता है। वो कहता है इससे अगर आप टैरिफ लगा रहे हैं तो इसको एक सीमा में रखिए, वरना आपसी विवाद बढ़ेगा, व्यापार खराब होगा। अब टैरिफ को लेके काफी लंबा इशू है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा WTO तब मैं बताऊंगा उसमें क्या क्या मुद्दे हैं टैरिफ को लेकर के, लेकिन अभी तो हम बता रहे हैं टैरिफ होता क्या है। ठीक है, तो आप समझ गए, टैरिफ इज एग्जाम्पल ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों पे लगता है, लेकिन नॉर्मली व्यवहारिक रूप से यह हमेशा इंपोर्टेड गुड्स पे लगाया जाता है ताकि उनकी प्राइस यहां बढ़ जाए अपने देश में, और अपने देश की इंडस्ट्री क्या रहे, सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे। तो अब तक आपने समझा एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी क्या होती है, कस्टम ड्यूटी के एग्जाम्पल क्या होते हैं, और मैंने इसको समझाया है। ठीक है, देखिए पढ़ाई को बहुत ही रिलैक्स होकर कीजिए, आराम से, है ना।
अगर आप पढ़ते समय ऊबेंगे तो एग्ज़ाम देते समय घबराएंगे। पढ़ाई और ज्ञान शांति से ही हासिल किया जाए, हड़बड़ी में तो ये होना ही नहीं है कि आप कुछ बिंदु को पढ़ लीजिए, 2-3 पॉइंट और सोचिए कि मैं कुछ बड़ा कर दूँ ना। आज के पेपर के पैटर्न में थोड़ा सा आपको सब्जेक्टिव नॉलेज को स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस युग का अंत हो चुका है जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आते हैं और आप उसमें तुरंत कर देते थे। अब थोड़ा सा आपको सब्जेक्टिव नॉलेज जरूरी है, और जब आप पढ़ ही रहे हैं तो अपना दायरा बढ़ाइए और भी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। तो मैंने इतने टफ पार्ट को शुरू किया है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि इस टफ पार्ट को भी बच्चे बड़े इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं। वो क्लास में मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, सर ये क्या है, मैंने पढ़ के आते हैं, अब वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो टैक्स क्या है, इतना टैक्स स्लैब था, ये कैसे हो गया, बहुत से बच्चे मिलते हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे जग नहीं रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि इसको आप देखिए, ठीक है, और इसको अपने नॉलेज को अपडेट करिए, क्योंकि आने वाले समय में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको टैरिफ बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कैपिटल गेन टैक्स। सब थोड़ा ये और टेक्निकल है, आसान कठिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब तक आपने समझा कस्टम ड्यूटी क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन टैक्स। हाँ, अभी एक मुद्दा छोड़ दीजिएगा, सर आप कभी टैक्स बोल रहे हैं कभी ड्यूटी बोल रहे हैं, इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा। मैं आपको जब ये सब पढ़ा दूंगा तो मात्र एक लाइन में समझा दूंगा टैक्स क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है, बस। तो अभी आप समझिए कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। इसको पूंजी लाभ कर कहते हैं। कहोगे सर ये क्या है, ये भी एक टैक्स है। अब सवाल है ये डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ये जो पूंजी लाभ कर है, इसके पहले जो पढ़ाया कस्टम ड्यूटी, वो कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि वो प्राइस को बढ़ा देगा और उस प्राइस का, उस बढ़े हुए प्राइस का बोझ हमारे ऊपर आएगा। अब जो पढ़ा रहा हूं कैपिटल गेन टैक्स, ये है डायरेक्ट टैक्स। कौन टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। थोड़ा अब आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, मैंने कहा ना घबराएगा नहीं, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा ये होता क्या है। पहला सवाल, किसी भी चीज को समझने से पहले हम पहले बेसिक बात पहले सर कहोगे सर कैपिटल में क्या होता है। भाई कैपिटल क्या है, कैपिटल वो है जो रिप्रोडक्शन करे। भाई जेब में रखा पैसा कैपिटल नहीं हो सकता। अगर आपने बैंक में एफडी करा दिया है तो पैसा बन गया कैपिटल। यानी जो उत्पादन प्रक्रिया में, यानी जो पुनर्उत्पादन करे, जो रिप्रोडक्शन में काम आए, वो कैपिटल है। बहुत सामान्य परिभाषा बता रहा हूं, हालांकि पूंजी की परिभाषा अर्थशास्त्र में बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन बिल्कुल जिनका अर्थशास्त्र है नहीं उनके लिए भी बता रहा हूं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आपका जो घर है ना वो आपकी पूंजी है। क्यों पूंजी है, क्योंकि उस घर की वैल्यू बढ़ रही है। आपके पास जो जमीन है वो आपकी पूंजी है, वो कैपिटल है, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ रही है। घट भी सकती है, ऐसी बात नहीं है। जेब में रखा पैसा, अलमारी में रखा पैसा कैपिटल नहीं है। अगर उस पैसे का आपने एफडी करा दिया, कोई खरीद लिया, शेयर खरीद लिया, तो वो पूंजी हो गया। यानी कुछ ना कुछ उस पर आपको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा, रिटर्न। तो समझ गए, यानी पूंजी वो, सिंपल भाषा में बड़ी बड़े सिद्धांतों को किनारे करते हुए, पूंजी वो जिस पे आपको कुछ मिले, रिटर्न। क्या मिले, रिटर्न मिले, कुछ मिले। ठीक है, अब चलिए, तो अब हम समझेंगे पूंजी लाभ कर क्या होता है। ये थोड़ा सा इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हम लोग बारी बारी से सारे टैक्सेस को लाइन से पढ़ते चले जा रहे हैं, हर एक टैक्स के बारे में जानकारी। अब ये पूंजी लाभ कर क्या है, देखिए। कहोगे सर पूंजी समझ गए कि ठीक है, चलिए जिस पर कुछ जो रिप्रोडक्शन करे या जिस पे हमको मिले रिटर्न। सवाल ये उठता है कि ये पूंजी लाभ क्या होता है। एकदम सिंपल बात में समझा रहा हूं, देखिए समझिए क्या पूंजी लाभ क्या होता है। ये जो लिखा है इसको बाद में समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 20 लाख का मकान खरीदा, 20 लाख का मकान खरीदा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपने उसको, समझिए आप 20 लाख का मकान कब खरीदे, मान लेते हैं 2020 में खरीदे 20 लाख का मकान, और आज आप उसको मान लीजिए 90 लाख में बेच रहे हैं, है ना। 20 लाख का आपने मकान क्या किया, खरीदा था 2020 में। कितने में, 2020 में आपने खरीदा। आप उसको आज 90 लाख में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं मकान। तो आपको इस पे कितना कैपिटल गेन है, ये जो आपको 20 और 90 का अंतर कितना, 70। ये 70 लाख जो आपको रुपए है, यही तो आपका कैपिटल गेन है। जो डिफरेंस है यही कैपिटल गेन है। बहुत मोटी भाषा में समझा रहा हूं, यही आपका कैपिटल गेन हो गया। 20 लाख का मकान खरीदा 2020 में, और 2025 में आपने उसको 90 लाख का बेच दिया।
ये जो 70 लाख रुपए है, यही तो आपका क्या है, कैपिटल गेन है। ठीक है, कैपिटल गेन है। अब देखो, हम लोग अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के टेक्निकल पॉइंट पे चलते हैं। ये तो मैंने सीधा समझा दिया, क्या 90 लाख जो आपको 70 लाख मिला है, नहीं आपका कैपिटल, यही गेन है। और सरकार कहती है भैया ये जो कैपिटल कमाए हो ना, इस पे हमको टैक्स दे दो। सिंपल सी बात। 20 लाख का मकान खरीदा, एकदम उनके लिए जिनको इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पता, एकदम सिंपल भाषा में समझिएगा। 20 लाख का मकान खरीदा था 2020 में, और 2025 में 90 लाख का बेच दिया, 70 लाख हुआ ना आपका कैपिटल गेन। तो गवर्नमेंट के भैया जो आप 70 लाख कमाए हो कैपिटल के नाम पे, इस पे हमको कुछ इंटरेस्ट दे दो, सॉरी कुछ हमको टैक्स दे दो। तो इसी 70 लाख पे जो आपको टैक्स लगेगा उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन टैक्स। कहोगे सर खाली मकान नहीं, हो सकता आपके पास शेयर हो। अगर आप शेयर बेच रहे हैं तो उस पर भी जो टैक्स लगेगा, आप शेयर बेच के लाभ कमा रहे हैं, उस पर भी आपको लग सकता है कैपिटल गेन टैक्स। समझे ना, कि अगर शेयर बेचा उस पर आपको लाभ मिला तो उस पर भी लग जाएगा कैपिटल गेन टैक्स, है ना। यानी शेयर पर जो आपको लाभ मिल रहा है, लाभांश, शेयर खरीदने बेचने पर भी टैक्स लगता है, बताएंगे, उसका भी एक नाम है। लेकिन अभी आप जो शेयर, आप जो आपको शेयर पे मिलता है रिटर्न, है ना, क्या मिलता है रिटर्न, उस पर भी टैक्स लगता है, तो उसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। समझा ना। तो यहां पर जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ है उस पर सरकार कुछ टैक्स लगाती है, उसे कहते हैं कैपिटल गेन। सबसे अच्छा एग्जांपल है दिया कि 20 लाख का मकान था, आपने 90 लाख में बेच दिया, 70 लाख रुपए आपको मिला है कैपिटल, तो उस पर सरकार लगाएगी कैपिटल गेन टैक्स। इसे कहते हैं पूंजी लाभ कर। ठीक है, चलिए थोड़ा समझ लीजिए। अब थोड़ा परिभाषा पे, कैपिटल गेन टैक्स आर लिवाइड ऑन अर्निंग मेड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स लाइक स्टॉक, रियल एसेट्स, है ना। कैपिटल गेन टैक्स आर लिवाइड ऑन ए अर्निंग मेड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स लाइक स्टॉक, रियल एसेट्स। मतलब आप कोई जमीन बेच रहे हैं, वही रियल एस्टेट हुआ, या आप कोई शेयर जो है, शेयर है, उस पर आपको अच्छा खासा मिल गया रिटर्न, अच्छी खासी प्रॉफिट आ गया, शेयर बेच के आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, तो उस पर भी लगेगा क्या, कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, तो पहली बात ये समझिएगा कैपिटल गेन टैक्स क्या है, एकदम आसान भाषा में। शेयर से जो आपको अर्निंग हो रहा है, जमीन बेच के जो अर्निंग हो रहा है, उस पर सरकार लगा देती है कैपिटल गेन टैक्स। चलिए अब थोड़ा सा हम इसके रेट को जान लेते हैं। हालांकि रेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानने का प्रयास करते हैं क्या है। देखिए एसेट्स क्या होता है भाई, लैंड है, बिल्डिंग है, शेयर है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है। पेटेंट भी हम बताते हैं ना, कभी कभी कंपनियां अपना ट्रेडमार्क भी बेचती हैं। कोई चीज आपने पेटेंट, ट्रेडमार्क क्या है, पेटेंट क्या है, जब हम पढ़ाएंगे WTO में पूरा एक एक मुद्दा समझाऊंगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, पेटेंट क्या है, इनको लेकर के क्या क्या विवाद हैं, सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि ट्रेडमार्क पर भी लोग, जैसे मेरा कोई कंपनी है, मैंने उसका ट्रेडमार्क बनाया, अब मैं उसका कहीं इस्तेमाल कर, अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो मैं उस पर भी अच्छे खासे उससे पैसे ले सकता हूँ कि आप मेरे कंपनी का ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर मुझे कुछ दीजिए। और जब उस पर मुझे कुछ गेन होगा तो गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, जिसको बोलेंगे कैपिटल गेन टैक्स। तो बिल्डिंग हुआ, लैंड हुआ, शेयर हुआ, पेटेंट हुआ, ये सब जो है हमारे कैपिटल में आते हैं। और जब इनको बेचते हैं, इन पर कुछ हमें प्रॉफिट होता है या अर्निंग होती है, तो उस पर गवर्नमेंट लगा देती है टैक्स। कौन सा टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। अब देखो कैपिटल गेन टैक्स जो है दो प्रकार का होता है, ध्यान देंगे। कैपिटल गेन टैक्स दो प्रकार का होता है। एक होता है अल्पकालिक पूंजी लाभ कर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, है ना, ध्यान रखेंगे। कैपिटल गेन टैक्स को दो प्रकार में बांटते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, है ना। यानी जब आप किसी शेयर को बेच देते हैं कम समय में ही, तो शॉर्ट टर्म, या मकान खरीदा है उसे बेच दिया, तो कहोगे सर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे डिफाइन करेंगे। आखिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का कोई क्राइटेरिया तो होगा, कि कैसे पता चलेगा कि कोई शेयर लॉन्ग टर्म में बिका है, कोई जमीन लॉन्ग टर्म में बेची है, तो इसका क्राइटेरिया अभी बताएंगे क्या मापदंड है। तो जो हमारा कैपिटल गेन टैक्स होता है वो दो कैटेगरी में आता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आराम से पढ़ेंगे क्योंकि अब यहां से थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ ज्यादा बातें जुड़ रही हैं,
तो दिमाग में हौच पौच ना हो, आराम से शांति से समझेंगे। कैपिटल गेन टैक्स क्या है? जो हमारे कैपिटल, जो हमने कैपिटल गेन किया है जमीन बेच के, शेयर बेच के, उसके अर्निंग पे लग रहा है। ठीक है, अब ये दो पार्ट में बटा है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अब हम समझेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है। देखिए समझो, जब आप शेयर और बॉन्ड, जैसे मान लो आपने कोई शेयर खरीदा है, किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा है, तो शेयर या बॉन्ड के केस में शॉर्ट टर्म कुछ और होता है, जमीन या रियल एस्टेट के केस में शॉर्ट टर्म कुछ और है। समझिए, ध्यान समझेंगे, थोड़ा सा यहां से लेक्चर को आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, ये शेयर है, ये बॉन्ड है। अगर शेयर या बॉन्ड आप 12 महीने से कम, क्या 12 महीने से अंदर आप बेचते हो, तो वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। यानी अगर मैं किसी शेयर या बॉन्ड को 12 महीने के अंदर बेचता हूं तो वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। ठीक है, और अगर आप, जैसे आपने किसी कंपनी का शेयर लिया और उसको 12 महीने के अंदर बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, और उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी जो कि 20% है। अभी तो 20% है जो नया बजट आया था। यानी अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और 12 महीने के अंदर उसको बेच के प्रॉफिट कमाया, तो उस पर टैक्स कितना लगेगा? 20%। शॉर्ट टर्म यानी जब शेयर या बॉन्ड खरीदा है, अगर आप उसे 12 महीने के अंदर बेचते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, उस पर लगेगा टैक्स कितना? 20%। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी है तो उसके लिए शॉर्ट टर्म माना जाता है कितना? 24, लेस देन क्या? 24 मंथ। ठीक है, तो कितना? 24, 12 महीने 24 मंथ, है ना। तो ये 12 मंथ में का केस, यानी अगर आप प्रॉपर्टी 24 महीने के अंदर बेचते हो तो वो बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। क्या? शॉर्ट टर्म। यहां थोड़ा दिमाग को स्थिर करके रोकेंगे, सोचेंगे। शेयर या बॉन्ड के केस में शॉर्ट टर्म क्या माना जाएगा? 12 महीने से कम। अगर मैं कोई शेयर खरीदता हूं आज और उसे 12 महीने के अंदर बेच के कोई प्रॉफिट अर्न करता हूं शेयर पर, तो गवर्नमेंट मुझ पे 20% का टैक्स लगाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी 12 महीने के अंदर। और अगर मेरे पास कोई जमीन है या मकान है, उसे मैं खरीदता हूं और 24 महीने के अंदर बेचता हूं, तो मुझ पर टैक्स लगेगा। कौन सा टैक्स लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो जो आपकी संपत्ति के केस में, यानी जो जमीन है उसके केस में शॉर्ट टर्म 24 महीने होता है। पहले क्या था? पहले 12 था, 24 था, पहले 12 था, 24 था, 36 था। इस नए बजट में सरकार ने हटा दिया, कहा 2 ही शॉर्ट टर्म होगा। शेयर के केस में 12 महीने से कम माना जाएगा, 12 महीने या उससे कम शॉर्ट टर्म मानेंगे। जमीन का कोई है, जमीन की सीलिंग हो रही है, तो 24 महीने से कम का है तो उसको शॉर्ट टर्म माना जाएगा। तो भैया ध्यान रखेंगे कि अगर मैं जमीन खरीद रहा हूं और उसे 24 महीने के अंदर बेच देता हूं, तो उस पर मुझे जो टैक्स देना पड़ेगा वो इनकम टैक्स के हिसाब से होगा। इसका मतलब क्या? यानी जो मेरा इनकम टैक्स स्लैब होगा, जैसे मान लो मैं 15% के इनकम टैक्स स्लैब में आता हूं, तो मुझे उस इनकम टैक्स के हिसाब से जो मैंने जमीन बेच के अर्न किया है उस पर टैक्स लग जाएगा। जैसे मान लो इनकम टैक्स मेरा 15%, जैसे मैं 15% के इनकम टैक्स स्लैब में आ गया तो उस पर 15% टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो हाँ, लेकिन आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी 24 महीने से कम में बेचते हो तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, और अगर कोई शेयर बेच रहे हो तो 12 महीने से कम में बेच रहे हो तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स माना जाएगा। तो यहां शेयर के केस में और प्रॉपर्टी के केस में शॉर्ट टर्म, समझ गए क्या है? प्रॉपर्टी केस में क्या है? शॉर्ट टर्म 24 महीने। शेयर के केस में क्या है? 12 महीने। यानी अगर मैं कोई शेयर खरीदता हूं, 12 महीने के अंदर बेचता हूं, तो मुझे उस पर 20% टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं कोई जमीन लिया है, उसे 24 महीने के अंदर बेच रहा है, मैंने बेचा है, तो जितना मेरा इनकम टैक्स का स्लैब होगा, मतलब मैं जिस इनकम टैक्स के स्लैब में आता हूँगा, 10% वाले, 15% वाले, तो मुझे उस इनकम टैक्स के हिसाब से उस जमीन पर जो मुझे अर्निंग हुई है उसको मुझे देना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं जो है महीने का जैसे मैं साल का कमाता हूँ 15 लाख रुपए, अब मुझ पर 30% टैक्स लग रहा है।
अगर 30% टैक्स लग रहा है तो मैं 30% के टैक्स स्लैब में आ गया। अब मैं जो मैंने अपनी ज़मीन बेची है 24 महीने के अंदर, तो मुझे जो मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ उसी हिसाब से मुझे उस पर भी टैक्स देना होगा। तो यहाँ आपको ये समझना है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है। शेयर के केस में शॉर्ट टर्म 12 महीने, प्रॉपर्टी के केस में शॉर्ट टर्म 24 महीने। यानी कि अगर आप 12 महीने के अंदर शेयर बेचते हो तो इस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, नाम क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप 24 महीने के अंदर अपनी जमीन या मकान बेचते हो, यानी खरीदा है और 24 महीने के अंदर आपने बेच दिया, तो उस पर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो भैया ये शेयर के केस में अलग है, प्रॉपर्टी के केस में अलग है। हाँ, अब आते हैं लॉन्ग टर्म क्या होगा। क्योंकि सर ठीक है, शॉर्ट टर्म समझ गए, 12 महीने शेयर वाले केस में होगा, 24 महीने प्रॉपर्टी केस में होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होगा तो भी समझ लो। देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है। देखिए, अगर कोई सिक्योरिटी या बॉन्ड है, अगर आप 12 महीने के बाद बेचते हो, 12 महीने से के बाद जैसे मैंने आज लिया और मैं 12 महीने के बाद बेच रहा हूं, जैसे आज लिया है मैं बेच रहा हूं 2026 में जाकर के, तो लॉन्ग टर्म हो गया। तो अब इस पर भी जो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और ये कितना है, 12.5%। कितना है, 12.5%। यानी समझिए, अगर मैं 12 महीने के बाद वही शेयर बेचता हूं तो उस पर जो टैक्स हो जाएगा, उस कैपिटल पे जो मुझे गेन हुआ है उस पर जो टैक्स लगेगा वो 12.5%। मतलब अगर आप 12 महीने के बाद कोई शेयर बेच रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आ जाएगा, यानी कि आप तो उस पर 12.5%। लेकिन कितना, ध्यान रखिए, अब इसमें 12.5% टैक्स देना होगा। लेकिन कब, जब आपका जो आपको शेयर बेचने से पैसा मिला है, अगर वो 1.25 लाख से ज्यादा है, जैसे मान लो आपने 1.5 लाख रुपए कमाया शेयर बेच करके, मान लीजिए शेयर से सेल करके कितना कमाया, 1.5 लाख रुपए कमाया, ये आपको प्रॉफिट हुआ शेयर से 1.5 लाख रुपए का। तो अब 1.5 लाख में से अब 1.25 माइनस करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आपने जो शेयर बेचा है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगेगा जब आपका प्रॉफिट इससे ज्यादा हो। यानी कि अगर आपने 1.5 लाख रुपया बेच के कमाया है शेयर, तो 1.25 लाख से ऊपर होगा तभी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। कितना, 12.5%। समझिएगा। हाँ, अगर 1.25 लाख से कम का है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है, वरना 12.5% टैक्स आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। अब आइए प्रॉपर्टी केस में क्या है। अगर आप 24 महीने के बाद बेच रहे हो, कितना, 24 महीने के बाद बेच रहे हो, तो ऐसे प्रॉपर्टी के सेलिंग से जो अर्निंग होती है उस पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। क्या लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और वो कितना है, 12.5%। कितना है, 12.5% है, ठीक है। अब इसमें बहुत से टेक्निकल पॉइंट है, उस पर आपको नहीं जाना है, बस मैंने यहाँ ये समझाने का प्रयास किया है कि जो अर्निंग होती है कैपिटल को बेचने से, वो कैपिटल चाहे पूंजी हो चाहे वो शेयर हो, उस पर सरकार जो टैक्स लगाती है उसे हम कहते हैं पूंजी लाभ कर। पूंजी लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स। आप अपने घर में आप अपनी जमीन बेचोगे तो उस पर आपको देना पड़ेगा कैपिटल गेन टैक्स। ये दो होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होगा, अगर आप शेयर बेच रहे हो तो अगर आप किसी शेयर को 12 महीने तक रखते हो और 12 महीने से कम समय में बेचते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, उस पर टैक्स रेट कुछ और होगी। अगर उसी शेयर को आप 12 महीने के बाद बेचते हो तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। मकान का बात मान लो, पूंजी मान लो, मकान जैसे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी चल अचल संपत्ति, आप उसको 24 महीने के अंदर बेचते हो तो उस पर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर उसी मकान या जमीन को आप 24 महीने के बाद बेचते हो तो उस पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। समझ गए। तो जैसे एक्साइज ड्यूटी होता है, जैसे कस्टम ड्यूटी होता है, वैसे कैपिटल गेन टैक्स भी एक प्रकार का टैक्स है। हाँ, अब इसके रेट को लेकर आपके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि उसको दो तीन बार पढ़ना पड़ता है रेट क्या है, तो उसको चिंता मत कीजिए, बस ये जानिए कैपिटल गेन टैक्स कहाँ लगता है, कब लगता है। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपको पीसीएस या यूपीएससी ध्यान, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म पे कितना लगता है, शॉर्ट टर्म पे कितना लगता है। बाकी उसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा, पहले यही समझिएगा कि ये होता क्या है, ठीक है। शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसको बोलते हैं प्रतिभूति लेन देन कर। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। क्या बोलते हैं? प्रतिभूति। मैं लिख देता हूं, इसको कहते हैं प्रतिभूति लेन देन कर। प्रतिभूति लेन देन कर कहते हैं। ये कब लगता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अप्लाइड टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। सिंपल है, जब आप कोई शेयर या बॉन्ड बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तब उस पर जो टैक्स लगेगा उसे कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स अलग है, यानी जब आप सिक्योरिटी बेच करके जो अर्निंग किए हो उस पर लगेगा कैपिटल गेन टैक्स कि कितना आपका अर्निंग हुआ है। बाकी सिक्योरिटी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उस पर भी टैक्स लगता है जो कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। ये लगभग 0.1% तक होता है। ठीक है, ध्यान रखें, 0.1% तक होता है, ये ध्यान रखेंगे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जब आप सिक्योरिटी को बेचते हो या क्या करते हो? खरीदते हो। जैसे आपने शेयर बेचा, खरीदा, तो बेचने वाले पर भी टैक्स लगेगा और खरीदने वाले पर भी टैक्स लगेगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, अब उस पर जो अर्निंग होगी उस पर अलग देना होगा, कैपिटल गेन टैक्स। ध्यान रखेंगे। तो शेयरों के खरीदने बेचने पे जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो आज के लेक्चर में आपने क्या समझा? बहुत सी बातें आपने समझ ली। क्या समझ लिया? आपने समझ लिया क्या कस्टम ड्यूटी क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, टैरिफ क्या होता है, और कैपिटल गेन टैक्स। अब हम लोग धीमे धीमे वैट और जीएसटी की तरफ आ रहे हैं। तो सारे टैक्स, अब इसमें कस्टम हुआ, एक्साइज हुआ, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। कैपिटल गेन टैक्स क्या है? डायरेक्ट है, क्योंकि हमारे जो हम संपत्ति बेचते हैं उसके अर्निंग पर लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या गूगल टैक्स क्या होता है, वैट क्या होता है, जीएसटी क्या होता है। तो समझिए अगला जो लेक्चर होगा इस टैक्सेशन का अंतिम लेक्चर हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए मैंने स्थिरता के साथ पूरा पढ़ाया टैक्सेशन, और जब टैक्सेशन खत्म होगा तब मैं आऊंगा राजकोषीय घाटा क्या है, बजट क्या है, बजट में कौन कौन सी बातें हैं, उन सबको पढ़ेंगे। फिर WTO पे आएंगे। मैं इकोनॉमिक्स के सारे टफ चीज़ों को यहाँ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए आप ही के सपोर्ट से हम लोग टिके हुए हैं। जब आप देखते हो तो हमारा उत्साह बढ़ता है। ठीक है, सच्चाई तो यही है कि आप ही हमारा उत्साह बढ़ाते हो। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप शेयर करेंगे और आप इसको देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा ना कोई पीपीटी नहीं है, सिंपल बोर्ड पे पढ़ाया है जैसे होता क्लास में। तो इसका फायदा उठाइए और अपने नॉलेज को अपडेट, और इसको देखने से पहले आप चारों लेक्चर ध्यान से 2-3 बार देख लीजिए पेशेंस के साथ, और जहां डाउट हो आप मुझसे क्लास में पूछ लीजिए। फिर मिलते हैं एक बेहतर लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।